तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संविधान के संशोधन के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान का संशोधन जिस अनुच्छेद के तहत किया जाता है उसके बारे में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो कि संविधान में संशोधन से संबंधित है, और ये जो 368 जो अनुच्छेद है यह हमारे संविधान के भाग 20 में है। तो ये जो भाग 20 का अनुच्छेद 368 है यह संविधान में संशोधन करने और उसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति जो है संसद को प्रदान करता है। यानी कि संसद जो है भारतीय संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकता है, लेकिन एक शर्त ये लाया गया है। केशवानंद भारती मामले के बाद से यह आया है कि संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकता है, बशर्ते जो मूल ढांचे से संबंधित ना हो। यानी कि संविधान के मूल ढांचे से संबंधित कोई भी परिवर्तन संसद नहीं कर सकता। यानी कि जो संविधान संशोधन का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, वह यह बताता है कि संसद जो है हमारे भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी मामले में को संशोधन कर सकती है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है यह इसके संघीय व्यवस्था में परिवर्तन करता है। इसके लिए अभी चर्चा में है संविधान का संशोधन जो अनुच्छेद है 368, वह चर्चा में है। अब थोड़ी सी हम प्रक्रिया की बात कर लें कि किस प्रक्रिया के तहत यह संशोधन किया जाता है। तो सबसे पहले यह है कि संविधान के संशोधन का जो आरंभ है यह संसद के किसी भी सत्र में, किसी भी सदन में किया जा सकता है। यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इसको स्थापित किया जा सकता है, और यह राज्य विधानमंडल में इस पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कि संविधान के संशोधन का आरंभ जो है संसद के लोकसभा या फिर राज्यसभा से ही शुरुआत की जा सकती है। इसके अलावा जो संविधान संशोधन विधेयक है यह किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात यह है कि विधेयक जो विधेयक लाया गया है इसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य होता है, और यह बहुमत जो है 50% से अधिक होता है, जो कि सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान के द्वारा होना चाहिए, तब जाकर यह पारित होता है। इसके बाद क्या है कि प्रत्येक सदन में, यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा दोनों सदन में अलग अलग इस अधिनियम को पारित कराना अनिवार्य होता है। और ऐसा होता है कि दोनों सदनों के बीच कोई असहमति हो जाए तो इस अधिनियम को, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम को संयुक्त बैठक के द्वारा नहीं पारित कराया जा सकता, ऐसा प्रावधान है। यानी कि संयुक्त बैठक में संविधान संशोधन बिल को या अधिनियम को नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा ये होता है कि अगर जो संविधान संशोधन है, यानी कि जो विधेयक है संविधान संशोधन की, यानी कि जो संविधान की संघीय व्यवस्था है उसके संशोधन से संबंधित हो, तो ऐसे में दोनों जो सदन है उनसे तो पारित कराना अनिवार्य ही है। इसके अलावा जो आधे राज्य हैं, आधे राज्य के विधानमंडलों से भी इनको सामान्य बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, तब जाकर यह पारित होता है। इसके अलावा जब संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है, और जब जो राज्य विधानमंडल हैं उनके बाद जब इसे पारित कर दिया जाता है तो यह राष्ट्रपति के पास फिर सहमति के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना ही पड़ता है। और वे, यानी कि राष्ट्रपति, न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए इसे वापस भेज सकते हैं। हालांकि इससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी। यह व्यवस्था जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत बनाया गया था कि जो संविधान संशोधन विधेयक होंगे उन पर राष्ट्रपति को परमिशन देना ही होगा। और इसके बाद यह है कि जब राष्ट्रपति की सहमति हुई, उनके सिग्नेचर होता है, और उसके बाद यह संविधान संशोधन विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है, और फिर संविधान में अधिनियम के तहत इसका समावेश जो है कर लिया जाता है। अब जैसा कि दो प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, एक तो जिसमें संसद का विशेष बहुमत लगता है, और दूसरा जिसमें संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृतियां लगती हैं।
इसके अलावा कुछ अन्य संशोधन भी है जिनका जो है सदन जो है यानी संसद के दोनों में से कोई भी सदन मिलकर, यानी कि दोनों सदन जो है संसद के दोनों सदन मिलकर साधारण बहुमत के द्वारा कुछ मामलों को संशोधित किए जा सकते हैं। और ये अनुच्छेद जो 368 है उसकी सीमा से बाहर है। तो इसमें जो देख लें जो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन किए जा सकते हैं उसमें अगर हम बात करें तो जो शामिल हैं, पहला तो है नए राज्यों का प्रवेश या गठन कराना, दूसरा नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, इसके अलावा राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, साथ ही साथ जो दूसरी अनुसूची है जो कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए जो परिलब्धियां हैं और जो भत्ते हैं, विशेषाधिकार, उनसे संबंधित मामलों में संशोधन कर सकती है साधारण बहुमत द्वारा। इसके अलावा संसद में गणपूर्ति के लिए और संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित मामलों के लिए, साथ ही साथ जो संसद में प्रक्रिया नियम है, इसके अलावा संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार प्रदान करना, इसके लिए भी संसद के साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन किए जा सकते हैं। इसके अलावा संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालयों में जो अवर न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या के लिए और उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, इसके लिए राजभाषा के प्रयोग के लिए, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति के लिए, साथ ही साथ संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति का प्रशासन है, उससे संबंधित मामलों के लिए जो सरकार संशोधन करती है संविधान में, उसके लिए संसद का साधारण बहुमत चाहिए होता है। इसके अलावा 6वीं अनुसूची जो कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, इसमें भी संशोधन के लिए संसद को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब बात कर लें अनुच्छेद 368 की, जिसके तहत 2 संविधान संशोधन किए जाते हैं। एक तो है जिसमें संसद का विशेष बहुमत लगता है और दूसरा जो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति वाले मामले। तो जो संसद के विशेष बहुमत द्वारा किए जाते हैं तो इसमें क्या है कि जो प्रत्येक सदन होते हैं तो प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत जो है और होने पर संसद के विशेष बहुमत से संविधान संशोधन किए जाते हैं, जिसमें शामिल हैं मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इन 2 मामलों में संशोधन करने के लिए संसद का विशेष बहुमत चाहिए होता है। और कुछ ऐसे मामले जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित नहीं किए जा सकते वो शामिल हैं और कुछ ऐसे मामले जो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृतियों द्वारा में जो शामिल ना हो वो इसमें शामिल है। ठीक है, अब जो बात कर रहे हैं हम कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की जो यानी कि जो आधे राज्यों की स्वीकृति लगते हैं उन मामलों की अगर हम बात करें तो जो संघीय ढांचा है उनसे संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और इसके लिए यह भी आवश्यक होता है कि राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो, यानी कि या फिर अगर ऐसा भी हो कि एक या कुछ राज्य जो हैं विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाएंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि संसद का विशेष बहुमत चाहिए। इसके अलावा आधे जो राज्य हैं देश के उनकी संस्तुति इसमें चाहिए होता है। अगर आधे राज्य अपनी संस्तुति दे देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है और यह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बन जाता है। हालांकि विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के पास कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब बात करें कि इसमें कौन कौन से उपबंध हैं जो संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति के लिए रखे गए हैं। तो इसमें जो राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया है उससे संबंधित मामले शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों के विस्तार के मामले शामिल हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से संबंधित मामले वो इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित जो भी मामले हों वो इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा जो 7वीं अनुसूची से संबंधित
कोई भी विषय जो हैं वो इसमें रखे गए हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या आते हैं, सूचियाँ आती हैं, जिसमें राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची है, उससे संबंधित कोई मामले हो वो इसमें रखे गए हों। और संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वह रखा गया है। इसके अलावा संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, यानी कि अनुच्छेद 368 में अगर कोई संशोधन करना हो तो उसके लिए भी संसद की विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति लगेगी, है ना। तो ये था भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो अनुच्छेद है 368 के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।